Hello, students. I hope all of you are fine, and this is your English worksheet number 76, scheduled to be done on 23rd January 2021 for class 10th. बेटा आपकी जो वर्कशीट है ये आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसका चैप्टर 6 पर बेस्ड है आज द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. आपको शॉर्ट समरी दी गई है. ऑन द बेसिस ऑफ द समरी यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर गिवन. आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चंस करने हैं. ये क्वेश्चंस जो है बेटा ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को कवर कर रहे हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, तो मैंने उनको इलेबोरेट करके आंसर करने की भी कोशिश की है ताकि आपके पास कंप्लीट आंसर आ जाए उन क्वेश्चंस के. नाउ स्टार्ट विद द चैप्टर. द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज अ स्टोरी अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट. जो साइंटिस्ट का नाम क्या है? रिचर्ड एब्राइट. उनकी ही स्टोरी है. ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड राइट फ्रॉम द बिगनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. वो एक क्यूरियस जिज्ञासु बच्चा थे जो सब कुछ जानना चाहते थे. जैसे आप देखते हो कि ऐसा क्यों हुआ, बच्चे पूछते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे वो. ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड. बाय द टाइम ही इज इन सेकेंड ग्रेड ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड all the 25 species found in his hometown. तो फर्स्ट जो उनकी हॉबी थी वो क्या थी बेटा? फर्स्ट हॉबी थी उनकी कलेक्टिंग ऑफ बटरफ्लाइज. और जब तक कि वो सेकेंड ग्रेड में आए थे, अपनी सेकेंड क्लास में आने तक उन्होंने 25 स्पीशीज़ जो उनके एरिया में, जो उनके होम टाउन में मिलती थी, वो सभी कलेक्ट कर ली थी. ऑल्सो ही कलेक्टेड कॉइन्स. और इसके साथ साथ उनके और हॉबीज़ क्या थी? कलेक्टेड कॉइन्स, फॉसिल्स, रॉक्स. वन डे हिज मदर गेव हिम अ बुक नेम. अब कॉइन्स भी कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स, रॉक्स भी कलेक्ट करते थे, और एक दिन उनके मम्मी ने उनको एक बुक दी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स. This book has been a turning point in his life and introduced him to the world of science. He experienced the real science in country science fair. Moreover, he understood that to win something he needs to do something extraordinary. तो यहाँ पर जब उनकी कलेक्शन उन मम्मी ने देखी, उनका इंटरेस्ट देखा, तो उनके लिए एक बुक लेकर आई, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. और इसके बाद बेटा जो जब उनको वो बुक उन्होंने पढ़ी तो द वर्ड ऑफ साइंस, उन्होंने जो उनकी इंट्रोडक्शन है साइंस, साइंटिफिक वर्ड से, उस दिन से शुरू हुई. उन्होंने साइंस फेयर में अपना एग्जीबिशन में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया साइंस फेयर में, तो यहाँ उन्हें समझ आया कि अगर आपको जीतना है, आपको कुछ करना है, तो आपको कुछ अलग करना होगा. समथिंग डिफरेंट, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ हटके. Later, for his 8th grade, he selected the assignment of finding the cause of viral sickness that killed almost all the monarch caterpillars. अब उन्होंने अपने क्लास 8th में जो है जो टॉपिक लिया वो लिया कॉज ऑफ वायरल सिकनेस. क्या थी? मोनार्क जो है कैटरपिलर्स, वो हर साल इतने सारे जो डेथ हो रही थी उनके, उनमें जो वायरल सिकनेस थी उसका कारण क्या है? ही थॉट दैट द कॉज ऑफ दिस कुड बी अ बीटल. उन्होंने सोचा शायद ये एक बीटल इसका कारण है. ही रेज कैटरपिलर्स विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल. इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या किया? कैटरपिलर्स को बीटल्स के साथ ही पाला. हाउ एवर ही वॉज रॉन्ग. लेकिन उन्हें फाइनली क्या पता चला कि नहीं, ये उनकी गलत एंजम्पशन थी, वो गलत थे. नेक्स्ट ईयर हिज प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वॉज टेस्टिंग द थ्योरी that Viceroy butterflies copy monarchs. His project got the first prize in zoology division and third in country science fair. बेटे जैसे अब आपका स्कूल में होता है, स्कूल से डिस्ट्रिक्ट में होता है, इस तरह से लेवल ऑफ एग्जीबिशन था, साइंस फेयर था. तो जब वो अपने लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, या अपने जो जूलॉजी पार्ट में हैं, तो वहाँ पर उनको फर्स्ट मिला. और कंट्री साइंस फेयर यानी कि जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल, एनवायरमेंटल साइंस सब चीज़ें आ जाती हैं, उसमें उनका जो था थर्ड रैंक आया. थर्ड प्राइज़ उन्होंने विन किया. इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, रिचर्ड एब्राइड रिसर्च लेड टू हिज डिस्कवरी. अब सेकेंड ईयर था जब हाई स्कूल का, तो उनकी एक रिसर्च और वो डिस्कवरीज करते चले जा रहे थे, कंटिन्यूस स्टडी करते थे वो बटरफ्लाइज की. तो led to his discovery of an unknown insect hormone which led to his new theory on the lives of the cell.
तो यहाँ पर क्या हुआ, जब सेकेंड ईयर में थे हाई स्कूल के, उन्होंने फिर से एक अलग डिस्कवरी की और इंसेक्ट हार्मोन की खोज की जिसका इफेक्ट था लाइव्स ऑफ सेल्स किस तरह से वर्क करते हैं। ट्राई टू फाइंड द पर्पस ऑफ टाइनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ द मोनार्क प्यूपा। अब वो छोटे छोटे जो गोल्डन स्पॉट होते हैं मोनार्क प्यूपा के ऊपर, वो उनका रीज़न फाइंड करना चाहते थे, क्या उनका रीज़न है, क्या वहाँ पे क्यों है वो, और वो क्या फंक्शन है उनका, क्या करते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन कंट्री साइंस फेयर एंड चांस टू वर्क इन वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट। तो जो जब उन्होंने कंट्री फेयर साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज़ रिसीव किया तो उन्हें चांस भी मिला वहाँ से वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम करने का, एक्सपीरियंस करने का। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट ही कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट एंड फाइनली वॉज एबल टू आइडेंटिफाई हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर। जो हार्मोन उन्होंने सर्च किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था, अब उन्होंने उसके बाद एडवांस एक्सपेरिमेंट करने के बाद, क्योंकि रिसर्च सेंटर में उन्हें काम करने का मौका मिला, अब उन्होंने उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट किया। One day while looking at the X-ray photos of the hormone, he got the idea of his new theory that tells cells can read the blueprint of its DNA. अब एक बार जब वो अपने एक्सरे फोटोग्राफ देख रहे थे अपने, जो उन्होंने हार्मोन के स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर की, तो उन्होंने ये बताया, जो नई थ्योरी दी कि सेल्स जो होते हैं वो अपने डीएनए, वो अपना डीएनए का ब्लूप्रिंट जो होता है, जैसे अब आपके पेरेंट्स का डीएनए आपके पास है तो उसको रीड कर पाते हैं। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट इट वुड बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर ये थ्योरी सच प्रूव हो जाती है, सही प्रूव हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। देखिए साइंटिफिक वर्ल्ड में एक एक जो डिस्कवरीज होती हैं वो डिस्कवरीज एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अगर कुछ मिलता है तो उससे आगे फिर स्टडीज़ की जाती है और वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अगर वो सही प्रूफ हो जाए तो। It would be a big step towards understanding the processes of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. तो बेटा जो भी डिस्कवरी हुई है उसका बेनिफिट भी देखा जाता है कि किस तरह से वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे कैंसर्स को रोकने के लिए, बहुत सी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इन डिस्कवरीज का यूज़ किया गया। ही हैज़ अदर इंटरेस्ट ऑल्सो इन लाइक पब्लिक स्पीकिंग। उनके दूसरे इंटरेस्ट भी थे जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट। ही एंड देखिए बेटा पब्लिक स्पीकिंग तो है कि सोशल, आप जो टॉक करते हैं, आप अपने एक्सप्रेशंस, आप अपनी कोई भी बात है उसे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं और पसंद करते हैं सबके साथ उसका शेयर करना। डिबेट है किसी भी बात पे उसकी पूरी, जब तक थोरो नॉलेज नहीं होगी आपको पूरी, आप उसके लिए डिबेट नहीं कर सकते। डिबेट में एक फॉर द मोशन होता है, आपको पता है, वाद विवाद प्रतियोगिता, तो एक उसके अगेंस्ट में होता है, एक उसके फॉर में होता है। अगेंस्ट को भी अगर आप रिप्लाई करना चाहते हो या फॉर वाले को आप रिप्लाई करना चाहते हो, देन यू मस्ट हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट कंटेंट। तो वो उनको बहुत अच्छा लगता था। इट्स ऑल्सो अ कैनोइस्ट। कैनोइस्ट क्या होता है, एक टाइप ऑफ बोट है जिसको उनको वो चलाना चाहते थे, और एंड उसको चलाने वाले को कैनोइस्ट बोला जाता है। अब आउटडोर पर्सन थे, बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता था उनको। एंड ऑल्सो ही वॉज कॉम्पिटिटिव बट इन गुड सेंस, ऑलवेज वॉन्ट टू डू हिज बेस्ट। वो कॉम्पिटिटिव थे, उससे आगे 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 अपने लिए कॉम्पिटिटिव थे, वो अपने बेंचमार्क से और आगे बढ़ने के लिए अपने आप से कॉम्पिटिशन करते थे, लेकिन बट इन गुड सेंस, और अपना बेस्ट देते थे। ऑलवेज वॉन्ट टू डू हिज बेस्ट। मोर ओवर ही पोजेसेस ऑल द ट्रेड्स ऑफ बिकमिंग अ गुड साइंटिस्ट। उनके पास सारे ट्रेड्स थे एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के। विद प्रिजर्वेरेंस, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, एनी ड्रीम इज़ अचीवेबल। अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, आपने पूरा ठान लिया, पूरी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, तो हर सपना पूरा हो सकता है बेटा, हर सपने को पूरा किया जा सकता है। अब है व्हाट ऑल हॉबीज डिड एब्राइट डेवलप इन किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन में एब्राइट की और कौन कौन सी हॉबीज़ थी, आपने अभी पढ़ा है कि वो कॉइज भी कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स, रॉक्स सब कलेक्ट करते थे। हाउ डिड एब्राइट मदर हेल्प हिम इन बिकमिंग अ साइंटिस्ट। तो उनकी मम्मी ने उनको माउंट बोर्ड और सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स है ला के दिए, उनके साथ पूरी हेल्प करती थी उसको प्रिजर्व करने में। मेंशन एनी टू एब्राइट कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो देखिए बेटा ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट ऑल हॉबीज डिड एब्राइट डेवलप इन किंडरगार्टन। तो एब्राइट डेवलप्ड हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, कॉइन्स, फॉसिल्स एंड रॉक्स।
ये तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड है ए ब्राइट मदर ने कैसे मदद करती थी उसकी मम्मी उसकी। तो A bride's mother took him on trips, bought him telescope, microscope, camera, mounting material and other equipment and help him in many other ways. वो सब कुछ उनको प्रोवाइड करती थी. Every evening mother and son worked together at the dining room table. If a bride had nothing to do, she would find work for him. लर्निंग वर्क, कुछ भी जो उसके लिए जो लर्निंग वर्क है या कुछ भी नया है जो क्यूरियोसिटी उसकी डेवलप करने के लिए उसमें कोई रिसर्च की जा सकती है, वो सब मम्मी उसके लिए उसको ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट दिया करती थी उसको सपोर्ट के साथ. ही वॉज अ क्लीन लर्नर एंड लाइक लर्निंग. दिस ऑल्सो हेल्प हिम गेट ए ग्रेड थ्रू आउट हिज स्कूलिंग. तो वो एक अच्छे स्टूडेंट थे, किन लर्नर थे, क्यूरियस थे, कुछ भी सीखना चाहते थे उन्हें. ही ऑल्सो गॉट एम्ब्राइड a children's book called The Travels of Monarch which opened the world of science to him. तो उन्होंने ये जो बुक ला के दी उसके बाद उनके इंटरेस्ट को देखते हुए द ट्रैवल ऑफ मोनार्केस, और इसने ही जो एपराइट है रिचर्ड एपराइट उनके लिए साइंस का जो वर्ड है उसको ओपन कर दिया. अब देखिए कोई दो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, मेंशन एनी टू एपराइट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ड ऑफ साइंस. तो two important discoveries made by Ebright are as follows. Ebright carried on experiment after experiment to prove successful that hormone produced by the gold spot of a pupa are responsible for growth and फॉर्मेशन ऑफ बटरफ्लाइज विंग्स. तो ये जो हार्मोन है वो किस काम के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और उसके विंग्स बनाने के लिए हेल्प करता है. ही ऑल्सो मेड द डिस्कवरी ऑफ हाउ सेल्स कुड रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स हेरिडिटी. तो किस तरह से जो हमारा डीएनए है हमारे सेल्स उसको रीड कर पाते हैं उसके ब्लूप्रिंट को और कंट्रोल कर पाते हैं हेरिडिटी को. बहुत सारे ट्रेट्स हैं जो अपने पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं कि मम्मी पापा ऐसे हम भी ऐसे हैं. तो वो इसका कारण क्या होता है, उसका यही कारण है कि हमारा जो सेल है जो हमें जीन्स में ब्लूप्रिंट मिला है डीएनए का उसको रीड कर पाता है. देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट were the factors which contribute in making a bright a scientist. तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए बेटा. एब्राइट हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, जैसे कि हमें पता है कि एब्राइट बहुत क्यूरियस नेचर के थे. एंड ब्राइट ब्रेन वॉज, यहाँ आएगा बेटा वॉज essential ingredient for becoming a scientist. His mother encouraged him to learn more. He exposed him to the world around him by taking him to trips, bought him books, telescope, microscope, camera, mounting material and other equipment. She gave his company in doing work and helped his communicate with. अब उन्होंने उसको कंपनी भी दी और उनको हेल्प भी किया टू कम्युनिकेट विद डॉक्टर और अर्थ. तो बेटा वो डॉक्टर जो थे वो इसी पे रिसर्च कर रहे थे, वो वेल नोन साइंटिस्ट थे वो. तो इसलिए उन्होंने उनकी उससे बात कराई, अपनी प्रॉब्लम्स को उनसे डिस्कस करने के लिए कहा और पूरा लर्निंग एनवायरनमेंट वहाँ पे जो क्रिएट हुआ. तो ये सब चीज़ें जो थी इसने बहुत हेल्प की, जो उनकी ड्राइविंग फोर्स था और ब्राइट ब्रेन था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. If the theory proves correct, it will be a big step. What is the theory about? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थ्योरी जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया है उस पर बेस्ड है. रिचर्ड वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. He carried out many experiments on butterfly. He gave his new theory about cell life to the scientific world. It came while he was looking at X-ray photos of chemical structure of a hormone. If इट गेव आंसर टू, बेटा यहाँ पे आएगा इट गेव आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजिकल पजल्स. हाउ सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. डीएनए इज अ सब्सटेंस इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में एक सब्सटेंस होता है एक सेल के जो कंट्रोल करता है हेरिडिटी को. हेरिडिटी यानी कि पेरेंट्स से जो हमें मिलते हैं ट्रेड्स उनको. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी ये जो थ्योरी थी जो उन्होंने प्रूव कर दी. इसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6.
What lesson did Ebright learn when he could not win a prize in the science fair? तो साइंस फेयर में जब वो प्राइज नहीं जीत पाए, जब हम नहीं जीत पाते, तो हमें दोबारा उससे ज़्यादा ताकत के साथ उस काम को शुरू करना और अच्छे से करना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर वो नहीं सीख पाए, नहीं जीत पाए थे, तो उससे उन्होंने क्या सीखा। तो देखिए, व्हेन एब्राइट्स एंट्री, व्हेन एब्राइट, ये नहीं आएगा, व्हेन एब्राइट्स एंट्री द स्लाइड of a frog tissue did not get any prize in the country's science fair, he learned a lesson that to win, instead of making an entry of neat display, सिर्फ entry of neat display नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए, he must do some real experiment, उसको कुछ नया experiment, real experiment करना चाहिए। he resolved to some real experiment and win a prize। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये he worked with full determination, और वहाँ पर उन्हें सही मायने में पता चला कि किस तरह से डिटरमाइन होके उन्हें पूरा काम करना है। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट डिड एब्राइट अंडरटेक। तो यहाँ पर पिछला जो क्वेश्चन है बेटा, उसी का ही आंसर यहाँ पे ऑलमोस्ट रिपीट है। तो आंसर नंबर 7 देखिए कि उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो यहाँ पर एब्राइट स्टार्टेड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट व्हेन ही वाज इन ग्रेड सेकेंड। अब उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं, सेकेंड क्लास से उन्होंने कलेक्शन शुरू कर दी थी। ही टैग मोनार्क बटरफ्लाई टू नो हाउ दे माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिका। इन 8th ग्रेड project he tried to find cause of viral disease that killed monarch caterpillars. Through his gold spot experiment he found, अब उन्होंने जो गोल्ड स्पॉट थे प्यूपा पे, उससे उन्होंने क्या फाउंड किया कि वायरल डिजीज जो कैटरपिलर्स को, यहाँ पे देखिए बेटा कैटरपिलर्स जो है ये caterpillars, through his gold spot he found out that they produce a hormone necessary the butterflies फॉर फुल डेवलपमेंट। जो हार्मोन है ये गोल्ड स्पॉट जो है ये हार्मोन रिलीज करते हैं जो बटरफ्लाइज की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ही ऑल्सो टुक अप द प्रोजेक्ट टू प्रूव द थ्योरी ऑफ वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी द मोनार्क अवॉइड बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, ताकि बर्ड्स उन्हें ना खा जाए, ना खाएं, तो वाइसराय बटरफ्लाइज जो है वो मोनार्क्स को कॉपी करती है। इट गेव आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजिकल पजल्स, और उनके वन ऑफ द बायोलॉजिकल पजल्स को भी उन्होंने आंसर किया। How cell can read the blueprint of DNA, and DNA is the substance in the nucleus of the cell that controls heredity। और DNA क्या है, किस तरह से जो हमारे सेल है DNA को रीड कर सकते हैं, ये सब उन्होंने बताया। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, हॉबीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ, इलेबरेट विद रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो बेटा उनकी हॉबी थी जो बटरफ्लाइज को वो कलेक्ट कर रहे थे, और कलेक्ट करते करते उन्होंने उसको स्टडी करना भी शुरू किया, और फाइनली वो हॉबी ने ही उनका वर्ल्ड का नंबर 1 साइंटिस्ट और इतनी बड़ी डिस्कवरी करने के लिए उनको हेल्पफुल रही उनकी जो हॉबी थी ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। व्हाट अ पर्सन वुड बी लाइक इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हिज और हर अर्ली चाइल्डहुड। बेटा शोड आएगा, यहाँ एच आएगा। तो एब्राइट शोड क्यूरोसिटी एंड इंटरेस्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। शुरू से ही उनका जो इंटरेस्ट था वो साइंटिफिक चीज़ों में, उनको क्यूरियस थे, उनको इंटरेस्ट था कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाई फॉसिल्स एंड रॉक्स इन सेकेंड ग्रेड। उन्होंने पहले तो ये सब कलेक्ट करना शुरू किया, और सेकेंड ग्रेड में उन्होंने 25 स्पीशीज जो थी बटरफ्लाई की, जो उनके होम टाउन में मिलती थी, वो सब कलेक्ट कर ली थी। ही स्टार्टेड tagging butterflies to help Dr. Urquhart study butterfly migration. He took part in various science fairs and won prizes. Every time he used to come up with new experiment on butterflies. He continued experimenting and founding new, उन्होंने कंटिन्यू किया इस चीज़ को, नई चीज़ों को फिर से फाइंड आउट करना। न्यू फैक्ट्स लाइक द पर्पस ऑफ गोल्ड स्पॉट जो हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको कहा आप एक बार लर्न कर लेंगे तो वही चीज़ें आपकी दोबारा यूज़ होंगी दूसरे क्वेश्चंस में भी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म में भी आ सकता है, इसलिए आपको पूरा कंप्लीट उसको ज्वाइन करके दिखाया गया ताकि आप उसको आंसर कर सकें। Finally, propounded the theory of cell life for how a cell read blueprint of a DNA. If proved correct, it will lead to
ideas preventing some type of cancer and other disease, Ebright is really becoming a great scientist. तो एब्राइट क्या था, धीरे धीरे एक ग्रेट साइंटिस्ट बन रहे थे. दस द अबव सेविंग सेइंग, above बेटा सेइंग है, सेइंग fits well in the case of a bride whose traits reflected from his early childhood that he will become a great promising scientist. तो उनके अर्ली चाइल्डहुड से ही हमें ये ट्रेट्स पता चल रहे थे, हमें ये इंडिकेशन मिल रहा था कि वो एक अच्छे साइंटिस्ट और एक अच्छे व्यक्ति थे. और अब देखिए बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि बिसाइड्स क्यूरियोसिटी अ नंबर ऑफ अदर वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल. सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बाकी क्वालिटीज़ भी ज़रूरी होती है एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने के लिए. एक्सप्लेन रेफरेंस टू द चैप्टर, और हमें एक्सप्लेन करना है अपने चैप्टर से रेफरेंस के साथ द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में. तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 अब आपका स्टार्ट हो रहा है. वॉट अ पर्सन वुड लाइक रिफ्लेक्टेड. अब यहाँ पर देखिए वही आंसर आपका ऊपर से यहाँ पे आप अभी 8 कर चुके हैं. इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू बिकम अ साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट बनना ईजी टास्क नहीं है. एब्राइट हैड ऑल द ट्रेड्स टू बिकम साइंटिस्ट. एक ग्रेट साइंटिस्ट बनने के उनके सारे ट्रेड्स थे. उनका ब्रेन शार्प था, ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी, एनालिटिक माइंड था, टू कीन ऑब्जर्वर अलॉन्ग विद डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन. वो एक बहुत जिज्ञासु व्यक्ति थे जो डेडिकेशन के साथ अपना पूरा एक और ध्यान लगा के पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में लगे हुए थे. इस कंट्री फेयर्स हैड, अब जो कंट्री फेयर्स थे उनके टॉट हिम, उन कंट्री फेयर्स से उन्होंने सीखा रियल वैल्यू ऑफ रियल एक्सपेरिमेंट. रियल वैल्यू जो एक्सपेरिमेंट होते हैं इनकी क्या वैल्यू है. गाइडेड बाय डॉक्टर उर्खार्थ he carried out many projects and experiment on butterflies. He plugged into the sea of scientific search and made new discoveries. उन्होंने साइंटिफिक सर्च की जो सी है, जो पूरा दुनिया है, उसमें नई डिस्कवरीज करी. ही फाउंड आउट द न्यू थ्योरी ऑफ सेल एंड सॉल्व द पजल हाउ अ सेल रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने जो थ्योरी, जो उनका मेन सबसे मेन डिस्कवरी वो ये है कि सेल का जो ब्लूप्रिंट है, जो न्यूक्लियस में डीएनए होता है, वो डीएनए को कैसे उसको रीड करता है. ही स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. अपने चाइल्डहुड से ही एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. केप्ट ऑन एक्सपेरिमेंट इवन आफ्टर हिज ग्रेजुएशन इन द यूनिवर्सिटी. यानी कि वो देखिए कितने कंसिस्टेंट थे, लगातार वो अपनी मेहनत कर रहे थे. हिज लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट दैट मेड हिम सक्सेसफुल साइंटिस्ट वर नॉट वन डेज वर्क. वो सिर्फ बेटा एक दिन का काम नहीं था, बट हार्ड वर्क ऑफ अ लॉन्ग स्पैन ऑफ लाइफ. लेकिन वो पूरी लाइफ का मेहनत थी. ही वॉज कॉम्पिटिटिव बट इन गुड सेंस. वो कॉम्पिटिटिव थे, वो अपने आप से कंपटीशन करते थे, उससे 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 आगे जाना चाहते थे, लेकिन गुड सेंस में, किसी का बुरा नहीं चाहते थे. मोर एवर ही पोजेसेस ऑल द ट्रेड्स ऑफ बिकमिंग अ गुड साइंटिस्ट. तो उनके पास और सभी ट्रेड्स थे एक अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए. अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है, रिचर्ड एब्राइट डिस्प्लेड अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी, डू यू एग्री. तो यहाँ पे देखिए रिचर्ड एब्राइट जो है वो वेल राउंडेड मतलब सब चीज़ों में वो एक पर्सनालिटी है. आप देखिए यहाँ पर हमें लास्ट लाइन्स में इसमें भी कहा गया है, he has other interest also like public speaking, debate, also a canoeist, outdoor person. तो मल्टी फेसेंट ऑल राउंडेड पर्सनालिटी थी उनकी. और अब देखिए बेटा यहाँ पर आंसर नंबर 10 है आपका. कंप्लीट लॉन्ग आंसर है जो आपको यहाँ पर दिया गया है. आपको लॉन्ग आंसर्स किस तरह से लिखने हैं, फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट आंसर करना है. रिचर्ड एब्राइट डिस्प्लेड अ वेल राउंडेड पर्सनालिटी. तो बेटा एब्राइट नाउन है, ई आएगा यहाँ पे कैपिटल. एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी थी. ही हैज़ other interest also like public speaking, debate, and is also a canoeist and outdoor person. शार्प ब्रेन, ऑब्जर्वेंट, एनालिटिक माइंड था उनका, ड्राइविंग क्यूरोसिटी थी, किन इंटरेस्ट था उनका हर चीज़ में. तो पब्लिक स्पीकिंग और सब चीज़ें वो बहुत अच्छे से करते थे. अब सब्जेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग विल फॉर द राइट कॉज. अब उनके पास हर चीज़ के राइट कॉज और हमेशा वो उसका बेनिफिट
Right course are some of the essential for making of a scientist. He should not run after prizes. I have competitive spirit but not to bet sense. तो ये इनका क्या था, वो कभी भी उसके पीछे नहीं भागे, प्राइजेस के पीछे नहीं भागे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी लेकिन वो अपना बेस्ट दे रहे थे, ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट. ही वॉज नॉट ओनली अ गुड साइंटिस्ट बट ऑल्सो अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर. Also, he was an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibit. और वो बहुत अच्छे एक फोटोग्राफर भी थे नेचर के, साइंटिफिक एग्जिबिट के. मिस्टर वेरियर हैड अ हाई ओपिनियन अबाउट हिम. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज एफर्ट्स. वो एब्राइट के एफर्ट से बहुत इम्प्रेस थे. इन प्रिपेयरिंग हिज डिबेट ही ऑल्सो यूज टू स्पेंड 2-3 hours डूइंग रिसर्च फॉर इट. अब देखिए बेटा, वेल राउंडेड, हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे थे, रिसर्च करके 3-4 घंटे काम करके उसको, फिर उसके बाद उस काम को कभी वो एग्जीक्यूट करते थे. ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड हिज कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. अकॉर्डिंग टू हिम, एब्राइट वॉन not only for the sake of winning, because he wanted to do the best he could, for the reason he wanted to be the best. and यही बेटा एक रीज़न है कि वो जो है बेस्ट थे, और उन्होंने हमेशा अपनी जो कंपटीशन स्पिरिट है उसको सही मायने में सही जगह यूज़ करने की कोशिश की. नेक्स्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर, वियर अ मास्क एंड टेक केयर ऑफ़ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards. बेटा बहुत ज़रूरी है कि आप सब स्वस्थ रहें. अब आपको स्कूल में भी बुलाया जा रहा है. आपके पूरे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने की कोशिश की गई है ताकि कुछ भी मिस ना हो. आप बाकी चैप्टर क्वेश्चन नहीं भी अगर किए होंगे तो आपको आइडिया होगा और आप क्वेश्चन पेपर को इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे. अब आपके पीरियोडिक 1, 2 और प्री बोर्ड्स होने वाले हैं जिनके आपके मार्क्स बेस्ट 2 लगेंगे. आपका इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए. एक वीडियो डाल रही हूँ कि आपको कब कब क्या करना है, किस चीज़ को क्या वेटेज दी गई है, आप उसको देख लीजिएगा और समय पर अपना काम करके सबमिट करिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.